माहौल सरगर्म है। 4 फेज़ का इंतखाब हो चुका है। आज हम लोग पाली विधानसभा में एक ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जो एक तालिबा है और जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दीपशिता धर से के बारे में। दीपशिता, आप सियासत में आई, कैसा लग रहा आपको? बाकायदा आप एक उम्मीदवार बन के आई हैं लेफ़्ट का, जबकि लेफ़्ट का यहाँ पे हालत बहुत ही ख़राब है। 2019 के चुनाव में यहाँ पे जितना ज़्यादा ध्रुवीकरण का राजनीति हुआ, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के तहत चुनाव हुआ, उसके हिसाब से हम लोगों का जो इलेक्टोरल फल था, जो रिज़ल्ट था, वो उतना अच्छा नहीं हुआ। पर संगठनिक रूप में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट बहुत कमज़ोर है। चाहे वो कुछ भी आंदोलन हो, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, यहाँ के जो लेफ़्ट पार्टीज़ है वो हमेशा सड़क पे रही है, मैदान पे रही है। और भी उन्हीं जो लोग, जो युवा, जो छात्र इन सारे मूवमेंट को लीड कर रहे थे, नेतृत्व दे रहे थे, उन्हीं लोगों को इस बार चुनाव की मैदान पे लाया गया है। और हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा मैसेज लेके आया। लोगों को ऐसा लगा है, बहुत सारे लोगों को जिन बातों को लेकर हम उनके बीच गए हैं वो रिलेट कर पाए हैं। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। बंगाल में इस बार किसकी सरकार? संयुक्त मोर्चा की सरकार। कितनी कॉन्फिडेंट है आप? कितनी सीट लेके आएगी संयुक्त मोर्चा? वो तो आंकड़े बताएंगे 2 तारीख के बाद। पर अभी जितना हमारा कैंपेन हुआ है, जिस तरीके से लोगों की रिस्पांस रही है, ये तृणमूल और बीजेपी, ये दोनों ही लोग जो परिचिति के आधार पर राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ एक फैसला देंगे और वो संयुक्त मोर्चा को ही चुनेंगे। 2011 से पहले बंगाल और 2021 के बाद बंगाल आप कहाँ देख रही हैं बंगाल को इस वक्त सियासी माहौल में? बताइए। 2011 के पहले बंगाल जैसा था, 2021 के बाद भी वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि पिछले जो 10 साल है, उस 10 साल में जिस तरीके से जात, धर्म, मज़हब के नाम पे राजनीति हुआ, मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति हुआ, और वहीं पे लोगों की जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो रोज़गार के मुद्दा हो, शिक्षा के मुद्दा हो, संवैधानिक अधिकार का मुद्दा हो, प्रशासनिक जितने भी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मुद्दा, उन सारी चीज़ों पे जो पहले की स्थिति थी उससे स्थिति बदतर हुई है। और हमें लगता है उसी को बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सारे खामियां रही है पहले, उन खामियों से उभरते हुए ऐसा सरकार की ज़रूरत है जो लोगों की परिचिति के आधार पे, धर्म, जात, मज़हब के आधार पे, भाषा के आधार पे राजनीति नहीं करेगा। बंगाल में फासिस्ट पार्टियों को रोकने के लिए सेकुलर पार्टियां किस तरह कदम उठाए कि वो फासिस्टों को आने से रोक पाएगी? पहली बात तो फैसिज्म के बारे में सही धारणा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जैसे तृणमूल के लोग ऐसा मानते हैं कि कोई अगर आरएसएस का मेंबर है फिर भी वो तृणमूल का मेंबर हो सकता है बीजेपी को हराने की लड़ाई में। इससे ज़्यादा हंसने वाली बात तो और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी तो एक मुखौटा है। उसका असली जो विचारधारा, जो वैचारिक जितने भी राजनीति है, वो आरएसएस से आता है। हमने देखा जादवपुर की जो कैंडिडेट है तृणमूल के, वो आरएसएस मेंबर है। इसके पहले ममता बनर्जी ऑन कैमरा बोला है कि आरएसएस के साथ उनका कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है उनके साथ संबंध रखने में। तो पहले तो जो लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, चाहे वो तृणमूल हो, उनको फैसीबाद और जो सेक्युलरिज्म है उनके बारे में सही धारणा, वैचारिक धारणा रहना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो संयुक्त मोर्चा बना है, वो संयुक्त मोर्चा एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, उस सांप्रदायिक राजनीति और उससे आता हुआ जो फांसीवाद है, उसके खिलाफ लड़ सकता है। बंगाल में बीजेपी फूट डालो राज करो के काम कर रही है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? वो तो उनका इतिहास रहा है, पहले से ही वो इसी पे ऐसे ही काम करते हैं। चाहे जब ब्रिटिश राज था तब उन्होंने यही किया, हिंदू मुसलमान किया। जब एक संगठित आंदोलन हो रहा था ब्रिटिश राज के खिलाफ, तब उन लोगों ने वहाँ पे धर्म और जात के नाम पे भारत के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को बांटने की कोशिश की, और वही चीज़ वो फिर से यहाँ पे कर रहे हैं। अब चाहे हिंदू या मुसलमान हो, नौकरी तो आपको चाहिए। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, रोज़गार तो आपको चाहिए। और पिछले सालों में नरेंद्र मोदी के वक्त में रोज़गार का जो स्थिति रहा है, 45 साल का बेरोज़गारी का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी ने ब्रेक किया है। जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद जिस तरीके से व्यापारी, जो आम व्यापारी है, वो अफेक्टेड हुए हैं, जो उनको जो नुकसान हुआ है, इनमें तो बस हिंदू लोग थे ऐसा नहीं है, मतलब इससे बस मुसलमान लोग थे ऐसा नहीं है, हिंदू मुसलमान दोनों लोग थे। तो सामग्रिक रूप से लोगों की नुकसान हुआ है, और इसलिए कि ये सारे सवाल उनसे ना किया जाए, वो हिंदू मुसलमान इन सारी बातों करके उन आंदोलन को, उन संगठित होने का मौका को तोड़ना चाह रहे हैं। एक तरफ जेपी नड्डा, अमित शाह और बीजेपी के अभी जो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं,
उनका कहना है कि अगर उनका हुकूमत बन जाता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होगा। उनका कहना है कि वो लोग 200 से ज़्यादा सीट लेके बंगाल में आएंगे। अगर यहाँ पे उनका सरकार बनता है तो पश्चिम बंगाल के आम लोगों को नुकसान होगा। वो आम लोग हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, बीजेपी हो सकता है, तृणमूल हो सकता है, सीपीएम या कांग्रेस हो सकता है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे बीजेपी ने सरकार बनाया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जन विरोधी नीतियों का प्रयोग किया गया है। हम त्रिपुरा में देखे हैं, चाहे अब जो जमहूरियत का एक बेसिक ढांचा होता है, चाहे वो हो, चुनाव करवाना हो, चाहे लोगों की नौकरी हो, चाहे पेंशन हो, सारी चीज़ों के ऊपर लगातार हमला हुआ है। और उनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड वही लोग होंगे जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़े हैं, जो आम लोग हैं। और वही लोग जो पश्चिम बंगाल में रहेंगे, अगर बीजेपी का सरकार बनता है, वही लोग सबसे ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। संयुक्त मोर्चा अगर सरकार बनाती है तो वो महंगाई और बेरोजगारी पर किस तरह काबू पाएगी? इसके पहले भी हमारा बेरोज़गारी को लेकर बहुत क्लियर स्टैंड था। 2011 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमें ऐसा लगा कि बंगाल कृषि में बहुत दिनों के बाद वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ। खाने के लिए उसे किसके पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। पर सिर्फ खाने से तो इंसान का ज़िंदगी नहीं चलेगा, लोगों को नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए। हमने हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स किया, हमने बोक्रेश्वर में ताप विद्युत केंद्र किया, हमने कलकत्ता के अंदर सेक्टर 5 किया, IT सेक्टर का सूचना पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ। पर वो पर्याप्त नहीं था, उससे भी ज़्यादा कारखाने, उससे भी ज़्यादा बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है वो करने की ज़रूरत पश्चिम बंगाल में है। अगर हम आएंगे तो हमारा वही रहेगा कि जितना से ज़्यादा कारखाने बनाए जाए, इंडस्ट्री लाया जाए। और इसके पहले जो सरकारी परीक्षाएं होती थी, SSC हो, टेट हो, जिसके तहत लोगों को नौकरी मिलता था, उन सारी चीज़ों को रेगुलराइज किया जाए। संयुक्त मोर्चा की अगर सरकार बनती है तो इस बार CPM CM किसको बनाएगी? वो तो वक्त आने पे पार्टी डिसाइड करेगा। हम बीजेपी या तृणमूल जैसे पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति को सामने रख के हम चुनाव नहीं लड़ते। हमारे लिए हमारा जो विचारधारा है वो प्रमुख होता है। तो जब बनेगा तब पार्टी डिसाइड करेगी, जो भी ऐसा लगेगा हमारे अंदर है, जो इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए, मुख्यमंत्री पद को आगे ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा वही। आपको लगता है तीसरी बार ममता CM बनेंगी? हमें नहीं लगता है, और ना उन्हें बनना चाहिए, ना उनका कोई मोरल हक है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर पश्चिम बंगाल में गणतंत्र की जो भी बची खुची चीज़ें थी, जिस तरीके से उन्होंने उनको ख़त्म किया है, रैम्पेंट कम्युनलाइजेशन हुआ है, इन सारी चीज़ों के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री बनने की तो वो लायक नहीं रही। हिंदुस्तान में कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, इस तरह बंगाल में भी यही हाल है। तो आप इस खतरे को कहाँ देख रही हैं? आपको मालूम होगा पिछले साल जब पंचायत चुनाव हुआ था, उस पंचायत चुनाव में आप अपनी जीत से कितनी पूरी उम्मीद हैं? हम तो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी है, क्योंकि जिस तरीके से लोग हमारे साथ रहे कैंपेन के दौरान, अभी कल कुछ इलाकों के अलावा और बाकी जगह पे शांतिपूर्वक वोट हुआ है। कुछ जगह पे तृणमूल के लोग हमारे एजेंट बैठने नहीं दिए हैं, धक्का मुक्की करके, डरा के धमका के उनको बैठने नहीं दिया गया है। उसके अलावा ज़्यादातर जगह पे चुनाव शांतिपूर्ण है, तो हम उम्मीद करते हैं अच्छा फल होगा। चौथे फेज़ में कूच बिहार में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, तो इस बारे में आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? इलेक्शन कमीशन को या फिर CRPF के जवानों को? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, या फिर यहाँ पे जो फिलहाल हुकूमत में है उस पार्टी को? क्या इसका जिम्मेदार TMC भी है? देखिए, जो CRPF का जिम्मेदारी था पश्चिम बंगाल में, वो ये था कि वो वोट को ठीक ठाक से करे, ये नहीं कि लोगों को खून करे। हम जानते हैं कि कहीं पे भी अगर मॉब का एक चीज़ तैयार होता है, एक ऐसा सिचुएशन तैयार होता है, बहुत सारे उसके पास आपके पास ऑप्शन होता है। अब लाठी चार्ज कीजिए, अब टीयर गैस छोड़िए, अब रबर बुलेट इस्तेमाल कीजिए, एकदम डायरेक्ट गोली इस्तेमाल करना और उसमें 5 लोगों की मौत हो जाना, ये तो सही बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। उसी के साथ ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर है। जिस तरीके का भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया है, नॉर्थ बंगाल में जाके उनका लाइन ये था कि आम लोगों को उन्होंने कहा है, उनके कैडर को कहा है कि अगर सेंट्रल फोर्स आता है तो उन्हें एक तरफ से घेर लीजिएगा और बाकी लोग वोट करवाइएगा। क्या ये मुख्यमंत्री का काम है? क्या मुख्यमंत्री का काम है सेंट्रल फोर्स को घेर के रखना, इन सारी बात अपनी मीटिंग से कहना है? तो जिस तरीके से ममता बनर्जी और तृणमूल ने पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन को एक साइट ऑफ वायलेंस में बदला है, जिस तरीके से उन्होंने प्रोवोक किया है और जिस तरीके से लापरवाही से CRPF ने अपना काम किया है, वो दोनों ही गलत है। और उससे भी ज़्यादा गलत बात यह है कि आज दिलीप घोष ने जो बात कहा है कि जहाँ जहाँ पे ज़्यादा होगा
वहाँ पे शीतल कुची वो करवाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि सीआरपीएफ ने जिन लोगों को मारा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ था। अगर हमारे सरकार में बैठे हुए जो दल है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उन लोगों के लिए अगर लोगों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं रहेगा तो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे, लोग डेमोक्रेसी पे कैसे अपना विश्वास रखेंगे। हमें लगता है इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी लोगों को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। किसान आंदोलन में बीजेपी बिल्कुल खामोश है, लेकिन प्रचार के बारे में वो सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, हवाई यात्राएं कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो खामोश इसलिए है क्योंकि इतना हिम्मत उनके पास है नहीं कि वो दिल्ली में टिकरी हो, चाहे वो सिंघू हो, चाहे वो शाहजहांपुर हो, वहाँ पे वहाँ पाए। क्योंकि जहाँ जहाँ पे उन लोगों ने कोशिश की लोगों को बहलाने का, फुसलाने का, उन्होंने देखा कि जो किसान हैं वो संगठित रूप पे उनके खिलाफ है। तो वो इसलिए किसान आंदोलन के बीच में नहीं आ रहे क्योंकि वो डर रहे हैं, वो आएंगे भी नहीं, कभी भी नहीं आएंगे। वो इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, करोड़ों अरबों रुपए का पैसा है, कॉरपोरेट फंडिंग है, तो साधन की उनके पास कोई कमी नहीं है। वो कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी 100 के तीसरा हिंदसा पार नहीं करी, यानी 100 सीट भी नहीं लाएगी। दूसरी तरफ अगर बीजेपी 99 सीट ले आती है और सीपीआईएम या संयुक्त मोर्चा की पार्टी 88 सीट ले आती है, तो ऐसे में 107 सीट बच रही है। 107 सीट लेकर अगर टीएमसी आती है तो सरकार बनना मुश्किल है। तो इस ऐसे हालात में आप कहाँ देख रही हैं कि सरकार किसकी बनेगी और कैसे बनेगी? अगर 100 के लगभग सीट बीजेपी को मिल जाए तो तृणमूल की आधा एमएलए जो जीत के आए हैं वो नेक्स्ट दिन जाके बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर हमें 200 सीट नहीं मिलेगा तो हमारे लोग जाके बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है ये सब आरएसएस का साठगांठ है। आरएसएस का 2 राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं, एक का नाम है तृणमूल, एक का नाम है बीजेपी। दोनों के अंदर सेटिंग भरपूर है। तो ऐसे अगर कभी मौका आया, कभी ट्रायंगुलर ऐसा हुआ, तो उसमें हमें कुछ करने की जगह ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तृणमूल बीजेपी आपस में मिलजुल के सरकार बना लेंगे। हम कह रहे हैं इसकी नौबत ही नहीं आएगी, संयुक्त मोर्चा का सरकार बनेगा, मेजॉरिटी के साथ हम ही सरकार बनाएंगे। आप अगर अपने कंस्टिट्यूएंसी से जीत कर आईं तो आप सबसे पहला क्या काम करना चाहेंगे या लोगों के आपसे क्या अपेक्षाएं हैं? हम 3 चीज़ कहे हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो 5 साल के अंदर हम करके दिखाएंगे। एक तो बाली के अंदर जो म्यूनिसिपैलिटी है, उस म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन नहीं हुआ है कई साल से, तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सड़क है, पानी है, इन सारे चीज़ों में कुछ सुधार नहीं आया है। हम जीत के आएंगे तो पहले म्यूनिसिपल इलेक्शन होगा, सड़क, बिजली, पानी, इसका जिम्मेदारी लिया जाएगा। दूसरा जो अस्पताल है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो दूसरे अस्पताल हो, वहाँ का स्थिति बहुत ख़राब है। आप देखेंगे तो लॉकडाउन के टाइम, कोरोना के टाइम वो और भी ज़्यादा लोगों के सामने आया। तो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको ठीक करना है। और तीसरी, पाली का एक लेगेसी है, कल्चर है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े बड़े लेखिका, पढ़ने वाले लोग, लिखने वाले लोग उस इलाके से निकले हैं। पर अभी आप देखेंगे तो जो खेलने के लिए जो ग्राउंड होते थे वहाँ पे घर बन जा रहे हैं, वहाँ पे फ्लैट बन जा रहे हैं, प्रमोटिंग हो रहा है। उसी के साथ साथ जो लाइब्रेरी है उसमें कोई अपडेशन नहीं हुआ है, डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, वैकेंसी जो है वैकेंसी में लोगों को लाया नहीं गया है, नया किताब नहीं लाया है। तो अगर हम जीत के आते हैं तो ये जो कल्चरल हेरिटेज है बाली का, उसको भी सुधार करें, उसमें भी सुधार लाने की कोशिश करेंगे। क्या बंगाल में फिर पहले जैसा अमन व अमान आएगा, ऐसा लग रहा है आपको? उसी के लिए तो ये पूरी लड़ाई है। हम नहीं चाहते पश्चिम बंगाल या भारत में कहीं पे भी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो हिंसा है वो हिंसा रहे। जिस तरीके से 34 साल पश्चिम बंगाल के लोग जात और धर्म के ऊपर उठ के अमन शांति के साथ रह रहे थे, वही अमन शांति फिर से वापस आए। इंडिया आई न्यूज़ को इंटरव्यू देने के लिए दीक्षिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि आप कामयाब हों और अपने हलके के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ।